कक्षा सप्तम के भैया बहनों ध्यान देंगे ही नहीं बल्कि ठीक से ध्यान देंगे। आज हम लोग सोशल साइंस का जो जियोग्राफी है, भूगोल का ये चौथा अध्याय चैप्टर 4 एयर मीन्स वाई को हमने आधा इस पार्ट को पढ़ा था, जिसमें यह हम देखे थे कि पृथ्वी पर वायु का वेग प्रभावित होता है और पृथ्वी से कैसे क्षोभमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और समताप मंडल के साथ किस प्रकार से इसका संलग्न होता है और कैसे वायु हम मानवों को और पृथ्वी पर सारे फसलों को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा। और वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन, कितने प्रतिशत नाइट्रोजन रहता है, ये हम लोगों ने ठीक से पढ़ा। आज हम लोग भैया बहनों देखेंगे कि मौसम एवं जलवायु अर्थात वायु पर आधारित मौसम का परिवर्तन होता है और जलवायु बनती है। इसलिए हम देखते हैं कि मौसम एवं जलवायु किस प्रकार से हमें प्रभावित करती है, तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद यह देखते हैं कि हम कभी कभी देखते हैं कि कोई खेल होता है तो 1 दिवसीय खेल है, 2 दिवसीय, ठीक है। इस प्रकार से खेल की चर्चा हम सुनते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मौसम का जो वेग होता है या उसका परिवर्तन होता है, वो ठीक उसका एक तिथि होती है कि इतने से इतने दिन तक ये चक्रवाती होगा, इतने से इतने तक संवहनी होगा, इतने से इतने दिन तक ये पर्वतीय होगा, स्थानीय होगा। ये सभी पवनों के कारण जो है हमारी मौसम का बदलाव या परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी इसमें पवन ही विशेष कारक है। इसलिए मौसम एवं जलवायु पवन के कारण ही बदलता है। अब ये देखते हैं कि मौसम वह है जो किसी नियंत्रण करने वाले तथ्यों पर छेड़छाड़ करता रहता है। जैसे मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति बताता है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। जैसे हम देखते हैं कि मौसम के कारण ही अर्थात हवा के वेग के कारण ही आज का जो तापमान रहा, कितना ऊंचा रहा, कितने लू से भरा रहा। और ये मौसम आज हम यह कह सकते हैं कि आज का मौसम बहुत गर्म रहा। आपस में चर्चा करते हैं, आज का मौसम बड़ा गर्म है। तो ये हमारा क्या होता है, पवन अर्थात तापमान तो था ही और साथ में पवन का झोंका था। इसके कारण मौसम हमारा आज बहुत ही गर्मिला रहा और ये प्रभावकारी रहा। इस प्रकार से मौसम अपने रूप को बदलता है और प्रतिदिन प्रति पल बदलता है। अभी बंद भी हो जाएगा, रात में प्रारंभ होगा और कब प्रारंभ होगा, कब बंद होगा, यह हमें पता नहीं। यह भौगोलिक दृष्टिकोण से भूगोलवेत्ता ही बता सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बनाता है, ठीक है, या बताता है कि कितना वेग से हवा है और जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। तो ऐसे मौसम बनते बनते पूरे लगभग अत्यधिक दिनों तक रहता है। जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को क्या करता है, उसका जलवायु का निर्माण करता है। जैसे हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में बहुत दिनों तक वर्षा होती है, तो क्या कहते हैं, ये वर्षा का मौसम है। ऐसे जाड़े के दिनों में ये वर्षा के कारण जो है, जाड़ा के मौसम में जो ये निम्न वायुदाब कटिबंध रहता है और हवाएं आर्द्र से युक्त रहती है, तो उसमें क्या होता है, और ये प्रक्रिया लंबे समय तक होता है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, जाड़े का मौसम होता है। ऐसे
जैसे हम कहते हैं आपके हैबिट में एक दिन कोई गलती होती है, ठीक है, फिर 2 दिन होता है। जैसे आप छुट्टियों में विलम्ब से जगते हैं, कल भी विलम्ब से जगे, परसों भी जगे, ये आपकी हैबिट में आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि अब ये आदी हो गया है, अर्थात ये हैबिचुएट हो गया है। उसी प्रकार से जब ये पवनों के कारण जब दिन में या रात में मौसम अस्थायी रूप से अधिक दिन तक टिकता है, रहता है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत में जलवायु प्रत्येक जगह समान नहीं है। अब ये तापमान को हम देखते हैं कि आज का तापमान कितना ऊंचा रहा, ठीक है। आप प्रतिदिन की तापमान में अंतर अनुभव करते हैं। तो तापमान वास्तव में गर्मी के दिनों में, जाड़े के दिनों में और बरसात के दिनों में ये अंतर होता है। तापमान किस लिए अंतर होता है? इसमें भी भैया बहनों वायु के कारण होता है। जैसे आप बाइक पर बैठे हैं, काफी तापमान है परंतु और हवा कोई नहीं है, परंतु आप तेज वेग से चलते हैं, तो क्या आप तापमान का अनुभव करते हैं? बोलो आशीष पांडे। आप दिन भर चलेंगे तो क्या आपको धूप प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कौन बताएंगे? इसलिए नहीं करेगा कि तापमान उच्च होता है, परंतु हम तेज वेग से चलते हैं तो क्या होता है? हवा उत्पन्न होता है, और वह हवा क्या करता है? तापमान के गति को कम करता है। अब ये वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु में क्या रहता है? उसी में तापमान रहता है और उसी में आर्द्रता भी रहता है। जो आर्द्रता आगे आएगा कि आर्द्रता क्या है। आर्द्रता माने नमीयुक्त वायु। और वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, जैसे बताया गया, ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। ये तो हम सब जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु वास्तव में ज्यादा गर्म होती है। अब आतपन क्या है? आ और तपन। अब देखिए, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है, किरण होती है, जो पृथ्वी को रोक लेती है, ठीक है। अब क्या है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, उसको हम आतपन कहते हैं। आप देखते हैं पृथ्वी, ये मान लो कि पृथ्वी का ये केंद्र है, पृथ्वी एक मान लो कि ये पृथ्वी का केंद्र है, और पृथ्वी के केंद्र से जो क्षोभ मंडल है, जो धरातल है, जो परपटी है, यही इसका केंद्र है। तो यहाँ से वो सूर्य का प्रकाश इस पर आएगा तो क्या करती है? ये क्षोभ मंडल आप देख रहे हैं, ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल अर्थात पृथ्वी का केंद्र जो है, यहाँ से वो किरण को रोकती है। कौन रोकता है? तो हमारा एक हवा का जो आवरण है, जो पृथ्वी पर हवा का एक चादर है, वो क्या करता है? वो हमारे अत्यधिक तापमान के प्रभाव को रोकता है, ठीक है। जैसे कहाँ रोका? जैसे हम लोग को मोटरसाइकिल चलाते हुए वह हवा का वेग क्या किया? तापमान को कम किया। ऐसे ही अब इसको आप लोग समझ गए होंगे कि वायु का वेग जो है, या वायु तापमान की गति को कम करता है, ठीक है। चलते हैं। तापमान अधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी कि वहां कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। आप देखते हैं कि ज्यादा कुछ भी होता है तो वो प्रभावित करता है, जिसके कारण फसलें भी नहीं उत्पन्न होता है। हम चलते हैं वायु दाब, वायु का दाब, ठीक है। आप आंधी के समय देखे होंगे कि वायु कितनी वेग से चलती है, तो हमें लगता है कि सामान या सड़क पर रखे हुए ये जो पत्तियां हैं, उड़ते हैं, जो जिस प्रकार से कूड़ेदान में रखे हुए सामान जैसे खुले में कैसे उड़ता है, कैसे पेड़ को झंझोड़ता है, कैसे पेड़ उखड़ भी जाता है, ठीक है। तो ये वायु का दाब है, वायु का एयर प्रेशर है, ठीक है। तो वह जो है हमें कैसे प्रभावित करता है, यह इसमें बताया गया। क्योंकि हम देखते हैं कि जो वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, ठीक है, इतनी वेग चलती है, आंधी में महसूस किए होंगे
कि लगता है कि हमें भी उड़ा करके कहीं दूसरे स्थान पर फेंक देती है, किंतु इसका अनुभव नहीं करते। और कुछ भैया बहने वास्तव में इसका अनुभव करते हैं कि इसका दाब है, तो वो समझते हैं पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अर्थात पृथ्वी का जो सतह है, क्षोभ मंडल है, वहां से क्या होता है कि वायु का जो वेग होता है वह प्रेशराइज करता है, यानी उसको प्रेशर दबाव डालता है, तो वह क्या करता है, वायु का दाब कहलाता है। यह निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाता है। जो उच्च दाब क्षेत्र होगा वहां नहीं जाएगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अब देखो, जहाँ तापमान अधिक होगा वहां पर क्या होगा कि वायु का वेग जो है गर्म होकर के और ऊपर उठता है, और वो अर्थात हल्की हो जाती है, और यह निम्न दाब वायु क्षेत्र की ओर भी बढ़ता है। निम्न दाब वायु दाब और बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। अर्थात ये जैसे निम्न होगा, उच्च होगा, वो क्या होगा, मौसम का निर्माण करेगा। और हमें कभी देखते हैं कि थोड़ा सा बादल युक्त एक ही दिन में लगता है, कभी कभी अत्यधिक तापमान बढ़ता है, कभी कभी वर्षा होता है। क्या है, ये सब वायु का प्रकोप है, वायु का कारण है। अब ये पवन, अब हम ये कह सकते हैं कि वायु क्या है और पवन क्या है। तो स्थानीय पवन क्या है, पछुआ पवन क्या है। भैया बहनों, ये स्थानों के नाम पर पवन का नाम जो है उसके आने वाली दिशा के नाम पर उसको रखा जाता है। जैसे पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाले हवा, ठीक है, मान लो कि पश्चिम है और पश्चिम से यहाँ हवा पैदा हुआ और पूरब की ओर चला, तो ये क्या है पछुआ हवा है, ठीक है। ठीक पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली हवा क्या होगी, ये पूर्वी वायु कहलाएगी, ठीक है। और कभी कभी हम देखते हैं कि इस वायु का प्रकोप जो है वर्षा लिए, पानी लिए, हवा लिए चलता है और काफी धन जन की हानि करता है, तो वह चक्रवात बनता है। जो चक्रवात हम लोग भी आगे पढ़ेंगे। चक्रवात क्या है, यह कभी आप देखें कि उड़ीसा में, यही बंगाल में चक्रवात जैसा आया था, ठीक है। इस प्रकार से हम तब तक अभी हम पढ़ते हैं पवन। पवन क्या है, तो पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, ठीक है। पवन क्या करता है, उच्च दाब से निम्न अरे नीचे दाब क्षेत्र की ओर चलती है, जिस गति को हम पवन कहते हैं, ठीक है। अर्थात उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन को हम पवन कहते हैं, हवा को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। अब देखिए, पवन को काम करते देख सकते हैं, इसमें वही बताया गया है कि कैसे पवन लूह चलाता है, कैसे पवन तूफान का रूप लेता है, कैसे पवन जो है धूल उड़ाते हुए हमारे पर प्रभावित करता है, कैसे पवन विभिन्न प्रकार की स्थितियों को पैदा करता है। यह इसमें बताया गया कि पवन किस प्रकार से कार्य करता है और कैसे कैसे हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनों को, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को, ये पशु पक्षियों को कैसे प्रभावित करता है। अब ये हम पवन के कार्य पढ़े, और पवन के अब मुख्य प्रकार क्या है। अब देखिए भैया, पवन के प्रकार, जैसे पवन को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। एक स्थानीय पवने, दूसरा मौसमी पवने, ठीक है, और तीसरा जो है जो विभाजित करने वाले चक्रवाती। तो स्थानीय पवने क्या है, यह व्यापारिक पवनों एवं पूर्वी पवने स्थानीय पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। आपको अनुभव नहीं होता है कभी, फिर भी पवने चलती रहती है। इस प्रकार से मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं से अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। अब ये मानसूनी पवने कभी कभी उड़ीसा में आ गया, कभी कभी आंध्र प्रदेश में आ गया, कभी कभी उत्तर प्रदेश में आ गया, तो क्या करती है, ये अपने दिशा को बदलती रहती है। स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल, ठीक है, एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन आदि इसे
महसूस किए हैं? इसको हम लू कहते हैं। जैसे आज क्या है, आज लू भरी पवन चली है, जिसके कारण जो है तापमान ऊंचा रहा और उसमें हवा भी रहा, तो ये लू हो गया। अब आते हैं चक्रवात। चक्रवात एक ऐसा पवन का प्रकोप है जो वर्षा लिए और हवा के साथ, तेज हवा के साथ चलता है और काफ़ी पेड़ पौधों को उखाड़ता है और नुकसान पहुंचाता है। और ये कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि ये अधिक समय तक भी टिका रहता है। जैसे भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। यह बराबर आता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारी उत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से यह हवा उठा और काफी हानि पहुंचाया। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। ठीक है, ये भैया बहनों क्या होता है, अभी अभी अपने शक्तिनगर में कुछ दिनों तक समय पकड़ लिया था, लगातार वर्षा हुई। ये क्या हुआ, यही चक्रवाती वर्षा है और इसके कारण नदियों में बाढ़ आता है और यह 20 किलोमीटर तक की रफ्तार में भी चलता है। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी उठने लगती है और वहां काफी धन जन की हानि होती है। आप एक वृत्त देखते हैं, एक वृत्त में बताया गया है कि ये भूमध्य रेखी निम्न दाब, जिसको डोलड्रम कहते हैं, भूमध्य रेखी अर्थात पृथ्वी के, ये ग्लोब बनाया गया है पृथ्वी के बीचों बीच भाग से जो रेखाएं गई हैं, ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है। इसमें दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, उपोष्ण उच्च दाब, हार्स अक्षांश, सनातन पछुआ पवने और अधो ध्रुवी निम्न दाब, ध्रुवी पूर्वी पवने, जो बताया गया पूर्वी पवने, पछुआ पवने, ठीक है, स्थानीय पवने, मौसमी पवने, यह इसमें दिखाया गया है। इसके उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली ध्रुवों से और पूरब दिशा की ओर चलने वाली ध्रुवों से ये पवनों का एक वेग अपने दिखाया गया है। इसका चित्र आप लोग बनाएंगे, गृहकार में दिया गया है। इसके बाद आते हैं हम ये विभिन्न ये समयों में वही जो चक्रवाती पवने हैं कहाँ कहाँ किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है, ये आपको दिया गया। अब आर्द्रता, हम मुख्य बात आर्द्रता पर आते हैं। आर्द्रता भैया बहनों हमारा एक ऐसा वायु जिसमें जल की मात्रा होती है, ठीक है, जिसमें जल की मात्रा होती है उसे हम आर्द्र कहते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अर्थात वायु में विद्यमान जल की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसलिए आर्द्रता हमें कैसे प्रभावित करती है, जैसे जाड़े के दिन में आप देखते हैं वायु में काफी जल के बूंदे तो ऐसे दिखाई पड़ते हैं शीत कोहरे के रूप में, तो क्या होता है उसमें जो है आर्द्रता रहती है काफी, और सूर्य के प्रकाश होने पर भी ये बनी रहती है। तो ये मौसम का वो फल स्वरूप होता है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल उन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। अर्थात बादलों का समूह क्या होता है, वही जलवाष्प का एक समूह होता है। वही जलवाष्प धारण करके और बादल का रूप लेता है। जैसे आप बादल के बारे में पढ़े होंगे कैसे होता है, जल चक्र क्या है, जल ऊपर से नदी में बरसना और नदी का जल क्या होता है, तापमान के कारण वाष्पित होकर के क्या होता है, बादल का रूप होता है, फिर वर्षण होता है, वर्षा होता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। आप देखते हैं कि वर्षा, ये चक्रवाती वर्षा जो ही पढ़ाया गया कि कई दिनों तक
हवा और जल के साथ ये चक्रवाती वर्षा अपने स्थान को बनाए रखता है। ये चक्रवाती वर्षा है। आर्द्र अर्थात पर्वतीय वर्षा क्या है? ये पर्वतों पर होता है और आर्द्र वायु को उत्पन्न करता है। इस प्रकार से संवहनी वर्षा, ये संवहनी वर्षा भी अब इसी का एक अंग है। जैसे ज़्यादातर मौसम भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। अब देखिए, पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे क्यों? अधिक पेड़ की कटाई होती है, उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। अर्थात क्यों कहा गया है अधिक पेड़ पौधे लगाओ? अर्थात बादल को प्रभावित करेगा और हमारा क्या होगा? मौसम संतुलित होगा। इसलिए पेड़ पौधे हमारे वर्षा को प्रभावित करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। यह निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यह जो है पेड़ की कटाई करने से ये जो वर्षा होता है तो वहाँ की मिट्टी भी खिसकती है और एक जो है मिट्टी के खिसकने के कारण हमारा यह पृथ्वी क्या होती है? असंतुलित होती है। ये संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा, ये विभिन्न प्रकार के जो वर्षा का 3 रूप है, यह हम हवा के वेग के कारण ही उत्पन्न होता है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा इतना महत्वपूर्ण है कि जिस वर्ष वर्षा कम होती है तो भैया बहनों हम देखते हैं कृषि भी नहीं होती। और आप मान लीजिए जैसे आपका ये उद्योग जो है इंडस्ट्रियल एरिया में वर्षा अत्यधिक कुप्रभावित होता है। जैसे वर्षा नहीं हुआ तो आपका ये जो वर्षा के जल को इकट्ठा करके जो विद्युत पैदा करने का काम होता है वह भी प्रभावित होता है। इसलिए वर्षा पर आधारित हमारा कृषि, उद्योग और भौम जल भी उस वर्षा पर आधारित है। और ये सभी कारक वर्षा, पवन, चक्रवाती, संवहनी, आर्द्रता और ये पर्वतीय, ये सभी प्रकार के जो पवने हैं, जो मौसम का एक रूप है, ये सब हवा के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम आर्द्रता पढ़े। आर्द्रता आपको बताएंगे आर्द्रता किसे कहते हैं? स्नेहा खरवार बोलो, आर्द्रता किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, क्या है? वायु में विद्यमान जल की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, आपने समझा इसको। क्या होता है? जब वायु में जल की मात्रा होती है अर्थात नाइट्रोजन होता है तो हम उसे आर्द्रता कहते हैं। इस प्रकार से ये पाठ, ये अध्याय संपन्न हुआ। अब आप गृह कार्य को जो दिया गया है इस प्रश्नों को खोज करके इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं इसको आप पढ़ेंगे और पढ़ करके इसके उत्तर को खोज करके लिखेंगे। और शेष जो पाठ के बाद के जो प्रश्न हैं वो आपको नोट्स के रूप में दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, वायु दाब किसे कहते हैं? तापमान को मापने की इकाई क्या है? स्थानीय पौने किसे कहते हैं? मौसमी पौने किसे कहते हैं? चक्रवात क्या है या किसे कहते हैं? ठीक है, आर्द्रता से क्या तात्पर्य है जो पढ़ाया गया। पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं? संवहनी वर्षा किसे कहते हैं? प्रमुख वायुदाब कटिबंध पेटियों का चित्र बनाइए। पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा एवं संवहनी वर्षा का चित्र बनाइए। इन चित्रों को आपको आपके जो भूगोल का जो कॉपी है, एक पेज सादा है, उस सादे पेज पर बनाते चलेंगे। कभी कभी देखा जाता है कि जो भैया बहने चित्र नहीं बनाते हैं उनकी कॉपियां जो है पूरे सादा का सादा ही वर्ष भर रह जाती है। इसलिए ध्यान देंगे, जो चित्र आपको गृह कार्य में दिया जाए उसको उसमें चित्र बनाएंगे। जो उसमें प्रश्न है उस प्रश्न को आप रूलदार पन्ने पर पेज पर लिखेंगे। इस प्रकार से आप गृह कार्य मन लगाकर करेंगे। यह पाठ आपका संपन्न हुआ। आप सभी को धन्यवाद।